हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का साइंस को देखेंगे, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 7 और इस चैप्टर का टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो आज हम पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो संरक्षण के बारे में जानेंगे और क्यों ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अभयारण्य, वनोन्मूलन और भौम जल, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, और उसके बारे में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जैविक अजैविक घटक के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के द्वारा आज हम समझेंगे आरक्षित वन, भारत का पहला आरक्षित वन कब खोला गया सरकार द्वारा, और इस तरह से इसे आरक्षित वन से क्या फ़ायदा हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को सबसे पहले हम देखेंगे कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो पौधे और जंतुओं के संरक्षण के लिए अभयारण्य द्वारा पौधे एवं जंतुओं को संरक्षण कर सकते हैं हम। अभयारण्य क्या है? तो अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास क्षेत्र किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, तो उसी को अभयारण्य कहा जाता है। वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है अभयारण्य। तो अभयारण्य के द्वारा पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना, वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को जलाना या फिर काट करके पेड़ वन को ही साफ कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो इस साफ करने और नष्ट करने का कई कारण हो सकता है, जैसे पेड़ और उनसे जो उत्पन्न होता है बहुत सारा जो वस्तुएं पेड़ के द्वारा बनाई जाती है, तो उसके लिए पेड़ को काटा जाता है। और दूसरी बात है कि पेड़ को काटने का दूसरा इसलिए काट देते हैं लोग क्योंकि उसके लिए चारागाह बनाने के लिए जगह होना चाहिए, इसलिए पेड़ को काट करके चारागाह बना लेते हैं। मानव आवास के रूप में काम में लाया जा सकता है उसको, जिसके चलते जो है पेड़ पौधों को काट करके नष्ट कर देते हैं, उसी को वनोन्मूलन कहा जाता है। तो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे हमारी लकड़ी को ही ले लीजिए, फर्नीचर बनाने के लिए या जलाने के लिए, तो उसके लिए वन को या पेड़ को नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं या जला देते हैं, या फिर चारागाह बनाने के लिए, खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए। तो निश्चित उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम हो सकता है। तो वनोन्मूलन से क्या परिणाम होगा, इससे हमें परिणाम भी क्या भुगतना पड़ेगा, तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ये है, पहला है कि इससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। स्वाभाविक है, जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले पेड़ पौधे ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर पेड़ पौधों को हम नष्ट कर देंगे, काट देंगे, उसको समाप्त कर देंगे वन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसा समस्या उत्पन्न हो जाएगा, और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जल जिसको बोलते हैं, ग्राउंड वाटर का स्तर भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ग्राउंड में पानी जाता है, और इस प्रकार से ग्राउंड वाटर को हम प्राप्त करते हैं। तो अगर पेड़ पौधा कट जाएंगे तो भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर भी कम जाएगा। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ सकता है। तो ये परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा अगर वनोन्मूलन हम करते हैं, वन को काटते हैं, नष्ट करते हैं, तो हमें ये सब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमें वन को संरक्षण देना, जंतुओं को संरक्षण देना हमारा कर्तव्य बनता है, और इस पे हमें अग्रेसिव होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है,
और धीरे धीरे उर्वर भूमि जो है, इसके कारण जो वन को काट देंगे, पेड़ पौधों को नष्ट कर देने के चलते धीरे धीरे भूमि भी उर्वर हो जाएगी और मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी, और इसी परिक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और यह जो है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा उसी को, और इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं तो उसको बोला जाता है, वह क्षेत्र जिससे जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं तो उसको बोला जाता है अभयारण्य, यानी वहाँ पर जंतु और पेड़ पौधे जो है सुरक्षित हो। प्राणी जात क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जो भी क्षेत्र का, किसी विशेष क्षेत्र का जो भी वहाँ के प्राणी या जंतु या पेड़ पौधे, प्राणी जात बोल रहा है ना, तो प्राणी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इस प्रकार के विभिन्न प्रजातियां जितने भी हैं उस क्षेत्र का, तो वही प्राणी जात कहलाया, उस क्षेत्र का प्राणी जात कहलाया। अब वनस्पति जात क्या हुआ, तो उसी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने प्रकार के भी पेड़ पौधों हो उसी को वनस्पति जात कहा जाता है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है, यानी विशेष क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं उसी को विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहा जाता है। जैसे आप राजस्थान को ले लीजिए, मरुस्थलीय जगह को ले लीजिए, तो वहाँ पर कैक्टस जैसे जो पौधे होते हैं वहाँ उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसी को यानी विशेष क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं जिस प्रकार का, तो उसी को उस क्षेत्र का स्पीशीज कहा जाता है। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति ही विलुप्त हो जाती है। यानी किसी जंतु का आवास को अगर बाधा पहुंचता है तो वह जंतु का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और एक समय आता है कि धीरे धीरे वह जीव ही विलुप्त हो जाता है। जैसे डायनासोर को ही ले लीजिए कि आज हमारे बीच से डायनासोर समाप्त हो गया है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी जीव का आवास क्षेत्र बाधित होगा तो उसे उस जो भी जीव का आवास क्षेत्र बाधित होगा वह जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर नष्ट कर देते हैं। संरक्षित वन को भी हम देखते हैं तो उसमें भी वह भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं माना जाएगा जंतुओं के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि जो वहाँ के लोग, आसपास में जो लोग रहते हैं वहाँ वो लोग अपना आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों पर अतिक्रमण करते हैं और नष्ट कर देते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को खोला गया था। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र, तो इसका जो है सतपुड़ा आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले भारत में इसको खोला गया था। इसका अर्थ है कि उन वनों से है जिसका कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहला उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है या फिर बाघ परियोजना क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था प्रदान करना, यानी बाघ का संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो बाघ का संरक्षण प्रदान करना और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन को करना ही इसका प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य था। वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, यानी जो जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं या फिर समाप्त हो गए हैं, तो उनको संकटापन्न जंतु कहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव
अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे परितंत्र कहा जाता है। यानी सभी मिल करके, चाहे वह जैविक हो या अजैविक, सभी मिल करके किसी भी विशेष क्षेत्र में प्राणी या सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि हो गया, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम परितंत्र के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा जैविक जब वर्ड यहाँ पे आ गया है तो इसको हम जैविक और अजैविक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिस्थिति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जैविक और अजैविक घटक, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों, यहाँ तक कि मनुष्य भी सम्मिलित होता है। उसी को जैविक और अजैविक घटक कहा जाता है। तो इसमें है कि अजैव घटक जैसे हो गया जलवायु, हो गया भूमि, हो गया नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे परितंत्र कहा जाता है। जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं। यानी अजैव घटक जो जलवायु हो गया, भूमि, नदी, ये सब अजैव घटक होगा। और सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। रेड डेटा पुस्तक क्या है? तो रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें जो जंतु संकटपन्न हो रहे हैं, यानी जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको इस पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डेटा पुस्तक में। इसीलिए इसको रेड डेटा पुस्तक के नाम से जाना जाता है। यानी रेड डेटा पुस्तक उसी को कहते हैं जिसमें विलुप्त होते जा रहे जीव जंतुओं को इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आते हैं, तो उसी को प्रवास कहा जाता है। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊ जो उपजाऊता है, उर्वरक शक्ति रहेगा, वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ऊपरी परत हट जाएगा तो मिट्टी में उर्वरकता शक्ति भी उसके साथ खत्म हो जाता है, हट जाता है। तो इस प्रकार से भूमि जो है मरुस्थलीय भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों स्पीसीज को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। जैव विविधता में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए, सभी प्रकार के, किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य भी, तो उसके अंदर तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। सभी प्रकार के जीव जंतु जहाँ निवास करते हो किसी विशेष क्षेत्र में, तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता जैसे चीज़ों को हमें संरक्षण करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि इसको संरक्षण किया जा सके। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? तो वन जीवन, पौधे और जंतु, संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र को बनाया गया है, उसी को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा गया है। तो स्पीसीज क्या है? सजीवों की समष्टि, कवच समूह जो एक दूसरों के अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं, उसी को स्पीसीज कहा जाता है। अभयारण्य क्या है? तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित हो, उसी को अभयारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, उसी को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखेंगे इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही याद भी करेंगे। वनोन्मूलन क्या है? किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना ही वनोन्मूलन है। यानी मनुष्य प्राणी क्या करता है कि अपना उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन को ही नष्ट कर देता है। जैसे चारागाह बनाने के लिए, मानव आवास बनाने के लिए, फर्नीचर या फिर जलाने के लिए वन को ही समाप्त कर देता है, लकड़ी काट लेता है, पेड़ पौधे काट देता है, समाप्त देता है, और इसका भारी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो इसी को वनोन्मूलन कहा जाता है। सूखा पड़ने के क्या कारण है? तो सूखा पड़ने का सबसे पहला कारण तो वनोन्मूलन ही है, क्योंकि पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसे
समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए और पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगा, जल चक्रण का संतुलन भी बिगड़ेगा और वर्षा दर में भी कमी आएगा, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण होता है उसको ग्रहण कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें ऊपरी सतह, जब भूमि का ऊपरी सतह को हटा दिया जाता है, हट जाता है, तो उसके चलते धीरे धीरे भूमि की उर्वरता शक्ति भी समाप्त हो जाता है और वह धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार को मरुस्थलीकरण कहते हैं। अभयारण्य क्या है? अभयारण्य किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसी को हम अभयारण्य के नाम से जानते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुएं और सूक्ष्म जीवों, विभिन्न प्रजातियां, सभी प्रकार के जितने प्रकार के पेड़ पौधे हों, जितने प्रकार के जीव जंतु हो, सूक्ष्म जीव हों, सभी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां कोई जो विशेष क्षेत्र में रह रहे हों, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जात क्या है? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उन क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाता है। प्राणी जात किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र में जिस प्रकार के जीव, जो भी जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, वो सभी उस क्षेत्र का प्राणी जात कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं? तो पौधे एवं जंतुओं के वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? तो यदि किसी जंतु का आवास बाधित होगा तो स्वाभाविक है जंतु का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव का प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वन भारत का प्रथम आरक्षित वन है। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट टाइगर को बाघ को संरक्षण के लिए हिलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर को, और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना इसका प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू इसका इसीलिए बनाया गया था इसको। संकटवन जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं उसको संकटवन जंतु कहते हैं। परितंत्र किसे कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव घटक किसे कहते हैं? तो जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहा जाता है और जैव घटक सभी पेड़ पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहा जाता है। रेड डेटा पुस्तक को हम बताए थे कि रेड डेटा पुस्तक उसको कहते हैं जिसमें विलुप्त हो रहे जंतुओं का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। तो रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी प्रकार के संकटवन स्पीसीजों को रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को रेड डेटा पुस्तक के नाम से जानते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए जाना पड़ता है, उसी को प्रवास कहते हैं। क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? तो यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगा तो मिट्टी में उर्वरता शक्ति, उपजाऊता जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और मिट्टी धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बनाया गया है। अंतर स्पष्ट कीजिए, संकटवन एवं विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति एवं प्राणी जात। वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का निम्नलिखित कारण है। संकटोत्पन्न विलुप्त स्पीसीज क्या है? तो संकटोत्पन्न विलुप्त स्पीसीज यानी जिस जंतु का जो है खतरा में पड़ जाता है उसका आवास, तो उसी के चलते धीरे धीरे वह जंतु विलुप्त होते जाता है और उसी को संकटोत्पन्न
एवं विलुप्त स्पीसीज कहा जाता है। प्राणी जात एवं वनस्पति जात, तो किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं या फिर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो उसी को प्राणी जात या वनस्पति जात कहा जाता है। वनोन्मूलन के क्या कारण है? तो वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण है। जैसे पहला हो गया कृषि के लिए भूमि बनाने के लिए उद्देश्य थे, घरों एवं कारखानों का निर्माण के लिए, लकड़ी का ईंधन एवं फर्नीचर के प्रयोग के रूप में, और भीषण सूखा के लिए वनोन्मूलन का कारण बनता है। वनोन्मूलन से क्या परिणाम हो सकता है? तो वनोन्मूलन से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। जैसे हो गया पृथ्वी पर ताप का बढ़ जाना, प्रदूषण जैसी समस्या का उत्पन्न होना, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होना, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ना, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो है उसका स्तर कम हो जाना। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? तो संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसलिए वह पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता जीवों या स्पीसीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जैव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं ताकि जैव विविधता संरक्षित रह सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, स्पीसीज अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हमने पढ़ने भी पढ़ चुका है, तो एक बार आइए हम लोग फिर एक बार देखते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए विशाल संरक्षित क्षेत्र को बनाया गया, उसी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा गया है। स्पीसीज क्या है? तो सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे के अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, उसी को स्पीसीज कहा जाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हों, उसी को अभयारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वह जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, उसी को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हमने देखा, बल्कि याद भी हो गया होगा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.